हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, और यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो फाइनली स्टूडेंट, आज मैं क्लास 12 हिंदी का एक ऐसा क्लास लेकर आया हूं ना जो आपको इस बार 2026 में टॉपर बना देगा। अगर आपका भी टारगेट है भैया इस बार हम हिंदी में 100 में 95 प्लस लेकर आए ना, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। ये हिंदी का एक महा मैराथन क्लास होगा। लगभग 1 से 1.5 घंटे की ये क्लास होगी, और इस 1 से 1.5 घंटे में हम पूरे हिंदी को एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सही सुना आपने, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना, और पूरा हिंदी आज मैं पूरे 100 नंबर के क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। इससे बाहर बेटा कुछ नहीं आएगा। इस वीडियो में हम हिंदी का खंड का और खंड खा दोनों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब पूरा हिंदी। क्लास 12 हिंदी 2026 100 नंबर बिल्कुल पक्का, पूरा हिंदी एक वीडियो में। चलिए भैया शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे? पढ़ने से पहले वही चीज कि आंखों में नींद तो बहुत है। जब भी पढ़ने बैठते हो शायद आपको भी नींद आती होगी, लेकिन सोना नहीं है। अरे भैया टाइम से सोना है। यही समय है कुछ कर दिखाने का, यही समय है टॉपर बनने का, इसे खोना नहीं है। टाइम बार बार नहीं आएगा भैया। आज आप 12th में हो, अगले साल आपको ग्रेजुएशन करना होगा या कुछ और करोगे। चलो पूरा हिंदी एक ही वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये समझ लो। टोटल हम इस वीडियो में 19 टॉपिक पढ़ेंगे। पूरे 19 टॉपिक या 20 भी हो सकते हैं। मतलब देखो, इधर मैंने लिखा है खंड का को, यहां तक देखो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न 10 नंबर के। ये सारे टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। ये 1 से 1.5 घंटे का वीडियो है, लेकिन मैंने इसमें जो है ना 5 से 6 दिन मेहनत करके ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। तो आप लोग सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी हमको क्या चाहिए। चलो दूसरा, महत्वपूर्ण गद्यांश को सॉल्व करेंगे 10 नंबर, महत्वपूर्ण पद्यांश 10 नंबर, लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, कवि का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, कहानी 5 नंबर, खंड काव्य 5 नंबर। ये 50 नंबर का आपका खंड का हो जाएगा। उसके बाद में संस्कृत गद्यांश, ये खंड खा पे हम आ चुके हैं 7 नंबर। संस्कृत पद्यांश भी रहेगा, उसको भी लिख दीजिएगा 7 नंबर, ठीक है। फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर, आपठित गद्यांश 5 नंबर, शब्द युग्म 2 नंबर, अनेकार्थी शब्द 2 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर, वाक्य संशोधन 2 नंबर, रस छंद अलंकार ये भी 2 नंबर, पत्र लेखन 6 नंबर और निबंध 9 नंबर। मतलब ये सारे टॉपिक एक ही वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। देखो बेटा, ये वीडियो बहुत स्पेशल है। ऐसे ही मैं नहीं चिल्ला रहा हूं, आपके लिए ये बहुत खास वीडियो होने वाला है। ये वीडियो मैं हर साल बच्चों को देता हूं, लाखों बच्चे इसको देखकर अच्छा परसेंटेज लेकर आते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें भैया, तो ये 10 नंबर का हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से स्टडी करेंगे, थोड़ा फास्टली चलेंगे, क्योंकि पूरा हिंदी हमें कवर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन प्रेमचंद का उपन्यास है। इसमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का है बताओ? तितली, कंकाल, गोदान, त्यागपत्र। भैया गोदान जो है ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है। मतलब थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लो भैया। दूसरा क्वेश्चन, आलोचनात्मक कृत साहित्य सहचर के लेखक कौन है? बताओ साहित्य सहचर के लेखक कौन है? आपके 12th में ये लेखक हैं। सबसे पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा श्याम सुंदर दास, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है हरिशंकर प्रसाई। भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं साहित्य सहचर के लेखक। चलो दूसरा नहीं तीसरा क्वेश्चन पे आ जाओ, थोड़ा अच्छे से चलेंगे बच्चों।
नींद ऊंद वाली प्रॉब्लम होगी, पानी लेकर बैठ जाना, लेकिन यह वीडियो मत भूलना देखने को। तीसरा, वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किसने किया? मतलब वसुधा पत्रिका का संपादन किसने किया? राय कृष्ण दास ने, राम वृक्ष बेनीपुरी ने, अज्ञे ने, या हरिशंकर परसाई ने? भैया हरिशंकर परसाई जी ने वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया। ये याद रखना अपने दिमाग में, क्वेश्चन बहुत स्पेशल है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। 4 नंबर क्वेश्चन, मेरी असफलताएं जो कि बाबू गुलाब राय जी की रचना है, किस विधा की रचना है? मतलब मेरी असफलताएं जो हैं ये किस विधा की रचना है? जैसे बहुत सारी विधाएं होती हैं, जीवनी साहित्य है, कहानी है, डायरी है, या आत्मकथा है। भैया ये आत्मकथा विधा की रचना है। मेरी असफलताएं जो हैं ये आत्मकथा विधा की रचना है और इसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय जी। चलो बेटा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। 5वां क्वेश्चन, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? बताओ अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, या राम भक्ति शाखा? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्ण भक्ति शाखा। देखो अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा से है। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सारे क्वेश्चन को नोट करते रहना। और कुछ बच्चे कहते हैं सर जी काश इसका पीडीएफ मिल जाता, वीडियो लेक्चर्स मिल जाते, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता और मॉडल पेपर मिल जाता। तो ये सब कहां मिलेगा? ये सब मिलेगा हमारे ऐप पे। आप प्ले स्टोर पे जाइए, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कीजिए, नाम देख लीजिए, शुभम लेक्चरर आप लोग सर्च कीजिए, हमारा ऐप आ जाएगा, रेड कलर का लोगो रहेगा। उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। उसी ऐप में आपको इसका नोट्स, सारे वीडियोस, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम है, देखो उसमें बैच भी है, आप बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये रहा मेरा नंबर, देखो 9918332305, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको सारा नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सब कुछ चाहिए, ये मेरा नंबर है, जल्दी से नोट कर लो। इसी पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। बैच से, क्रैश कोर्स से जुड़ना है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। चलो बेटा 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का नहीं है? इसमें से कौन से कवि हैं जो छायावादी युग के नहीं हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, या अज्ञे जी? भैया अज्ञे जी जो हैं ये छायावादी युग के कवि नहीं हैं, बाकी तीनों छायावादी युग के कवि हैं। हमारे निराला जी भी हैं, जयशंकर प्रसाद जी भी हैं, महादेवी वर्मा जी भी हैं, बट हमारे अज्ञे जी नहीं है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। बताओ दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1959 ईस्वी, या फिर 1976 ईस्वी? भैया 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक जो है ये प्रकाशित हुआ। अब एक क्वेश्चन आता है, उसको आप लोग बताओ, तार सप्तक जो है ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तार सप्तक, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों को इसका आंसर देना है कि तार सप्तक जो है ये कब प्रकाशित हुआ। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। 8 नंबर क्वेश्चन, अज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है? मतलब हमारे अज्ञे जी जो हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, इन्होंने कितने सप्तकों को संपादित किया? 1 2 3 4। भैया इन्होंने 4 सप्तकों को संपादित किया है, तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अज्ञे जी के द्वारा संपादित सप्तकों की जो संख्या है वो 4 है। चलो भैया 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, हरी घास पर क्षण भर, ये कृत निम्नलिखित में से किसकी है? मतलब हरी घास पर क्षण भर ये किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा नवीन, अज्ञे, या नागार्जुन? तो हरी घास पर क्षण भर जो है ये हमारे अज्ञे जी की रचना है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। देखो मैं आपको ऐसे बता रहा हूं ना ताकि हम सारे कवर कर लें, 1-1.5 घंटे में हमारी हिंदी खत्म हो जाए, और करके भी रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है?
चलो भैया क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। कितनी नावों में कितनी बार, ये किसकी काव्य कृति है? बताओ कितनी नावों में कितनी बार, ये किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की, हरिवंश राय बच्चन की, गिरजा कुमार माथुर की, या सुमित्रा नंदन पंत की? भैया हमारे अज्ञेय जी की रचना है। हरि कितनी नावों में कितनी बार, ये हमारे अज्ञेय जी की रचना है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये थे आपके टॉप 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो बच्चों 10 मैंने बता दिया है, 10 में बस नहीं है, आगे भी मैं आपको बताता रहूंगा। मैंने 50 बहुविकल्पीय प्रश्न एक वीडियो में बता रखा है, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, जाकर देखो। क्या कर रहे हो भैया? अब दूसरा टॉपिक हमारा है महत्वपूर्ण गद्यांश। बेटा ये भी 10 नंबर का आता है, कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ बताएंगे हम, क्योंकि हमारा नाम ही है शुभम। तो देखो ये आपका हो गया गद्यांश, ये हो गया 5 क्वेश्चन। अब पांचों क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। ये पांचों जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर इसी में मिलेगा। तो हमें करना क्या है, पहले इसको खूब ध्यान से पढ़ना है। तो चलो पढ़ते हैं भैया, चलो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अब सबसे पहले आपको यह पहचानना है भैया कि ये किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है। तो देखो अगर आपने इस पूरे गद्यांश को पढ़ा तो आपने देखा होगा कि यहां पे राष्ट्र वर्ड कई बार आया है। ये देखो राष्ट्रीयता, ये देखो राष्ट्रीयता, ठीक है, उसके बाद में ये देखो राष्ट्रीय, ठीक है, मतलब कई बार आप देखेंगे तो राष्ट्र वर्ड आया है। तो इसका मतलब ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक है मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा। देखो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जिसके नीचे आपको रेखाएं दिख रही है ना, यहां से लेकर यहां तक, इसकी अपनी भाषा में आपको व्याख्या करनी है। बेटा 2 नंबर यहां पे अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लो, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो देखो यहां पे लिखा है, हमें कुछ करना नहीं है। देखो उसके भौतिक रूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। देखो यहां पे आवश्यक और कर्तव्य जो है ना, ये क्वेश्चन का कीवर्ड है। इसी कीवर्ड को इसमें ढूंढ लो और आंसर लिख दो, काम खत्म। सारे आंसर इसी में दिए रहते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लो, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। चौथा, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो भैया यहां पे देखो सीधा सीधा लिखा है, ये देखो, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी से नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। मतलब जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। ठीक है, समझ में आया? बस हो गया 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। 5वां क्वेश्चन है, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो देखो इसका भी आंसर है भाई, कहीं हमें जाना नहीं है। ये देखो, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। बस यही लिख दो। मतलब हर एक क्वेश्चन में एक कीवर्ड होता है। इस क्वेश्चन में कीवर्ड था कि सच्चे अर्थों में क्या है, तो सच्चे अर्थों में यहां पे हमें मिल गया, इस लाइन में उठाकर लिख दो। चलो बेटा अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो जब भी इस गद्यांश को सॉल्व करेंगे ना, इसका फर्स्ट वर्ड भूमि का निर्माण और लास्ट वर्ड है आवश्यक धर्म है। इसको लिखना होगा ताकि एग्जामिनर को पता चल सके आपने ये वाला गद्यांश किया है, क्योंकि 2 गद्यांश वहां पे दिए जाते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, भूमि का निर्माण ... करके आवश्यक धर्म है। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा स्टूडेंट, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हम संदर्भ लिख देंगे एक प्यारा सा। देखो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, बट हम ऐसे लिखेंगे संदर्भ के रूप में
तो भी दोनों सही है, आप जैसा चाहो, ठीक है। तो संदर्भ देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। देखो भैया, यहां पे सारे व्हाइट लिखे हैं, आपको करना क्या है, इसको ब्लैक से लिखना है, ये लेखक का नाम ब्लैक से लिखना है, ये पाठ का नाम ब्लैक से लिखना है। देखो पाठ और लेखक दोनों का नाम हो गया, बस संदर्भ हो गया, और 2 नंबर आपके भी नाम हो गया, ये देखो, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कैसे इसको लिखना है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब इतने का व्याख्या आपको करना है, देखिए ध्यान से, किसका आपको व्याख्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। व्हाइट वाला हमारा आ गया था, ये देखो, चल खुल जा, देखा खुल गया मंत्र, ठीक है। चलो देखो, व्याख्या किसकी करनी है, यहां से, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। इतने का आपको लिखना है भैया व्याख्या। अब आप कहेंगे सर जी हिंदी में तो लिखा है, अब कौन सा व्याख्या, देखो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के थोड़ा बड़ा सा लिख देना है। देखो ऐसे हेडिंग डालना, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। जिस राष्ट्रीयता का संबंध पृथ्वी के साथ नहीं होगा वो राष्ट्रीयता निराधार होती है। बस इतना लिख देना, आगे भी देखते हैं है कि नहीं है। हाँ, थोड़ा सा और है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वो पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह से परिचित रहे, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व की भी अधिकाधिक जानकारी रखें। बस इतना लिख दो, 2 नंबर कंप्लीट। मतलब मेरा है कि थोड़ा सा अपने तरफ से मिक्सअप करके लिख दो, नंबर आपको फ्री में मिलेंगे। चलो बेटा, तीसरा क्वेश्चन देख लो हमारा क्या है। थोड़ा ध्यान से हम एक एक क्वेश्चन को समझेंगे क्योंकि हमारा काम है समझाना और आपका समझना। तीसरा है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो मैंने बताया ही भैया कि उसके भौतिक स्वरूप, देखो ये लिखा है डायरेक्टली, तीसरा वाला क्वेश्चन। यार आंसर तो आओ भाई। चलो ये रहा तीसरा आंसर। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि हम अपनी इस भूमि के रूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहें और किसी भी दशा में इस भूमि के रूप एवं सौंदर्य आदि को विकृति ना होने दें। बस यही है भैया राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य। 2 नंबर ये भी कंप्लीट हो चुका है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो, कुछ है नहीं। गद्यांश तो एकदम हलवा होता है, बस सिर्फ आपको क्या करना है, ढूंढ ढूंढ कर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। चौथा, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो वही जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है, बस वही उठाकर लिखना है। ये देखो चौथा, लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वो निर्मूल होती है। बेटा 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन देखेंगे, अपना लास्ट क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन के बाद आपका 10 नंबर जो है ना आपके नाम होगा। देखो, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, या ऐसे भी पूछा जाता है, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। किसकी जननी है। तो ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ये देखो, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। बेटा 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट, और 5 का हमने आंसर दिया और एग्जामिनर ने आपको 10 में 10 नंबर दिया। ऐसे देगा भैया, ऐसे 10 में 10। चलो भैया, गद्यांश भी हो गया, अब हम पद्यांश को समझेंगे। अभी तो तीसरे टॉपिक पर हम आए हैं, हमें तो पूरे 19 टॉपिक पढ़ने हैं, सोचो कैसे। चलो, महत्वपूर्ण पद्यांश 10 नंबर का ये भी आता है, वो ऐसे ही रहेगा। देखो इसमें अंतर क्या रहेगा, यहां पे हिंदी पद्य से आपको कुछ लाइनें दी जाएंगी किसी चैप्टर का, 5 क्वेश्चन उसके नीचे भी रहेगा और आपको आंसर लिखना होगा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ढूंढने से नहीं मिलेगा, यहां पे आपको इसका हिंदी मीनिंग आना चाहिए। तो देखो, पवन दूतिका का मैंने नहीं लिया है आज मैंने लिया है श्रद्धा मनु चैप्टर का एक छोटा सा लाइन, और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो देखो क्या कह रहे हैं, मतलब मनु जो है श्रद्धा से उनका परिचय पूछते हैं, क्या कहते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत,
मतलब जो मनु है वो श्रद्धा से उनका परिचय पूछते हुए कह रही है। देखो आपने शायद श्रद्धा मनु चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अब देख लो। कौन हो तुम बसंत के दूत, मतलब कौन हो तुम बसंत के, मतलब बसंत का जो मौसम होता है ना, बसंत के दूत, दूत का मतलब होता है संदेश वाहक। तो तुम कौन हो बिरस, बिरस का मतलब होता है नीरस, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, मतलब बिरस पतझड़, बिरस का मतलब नीरस, पतझड़ का मतलब पतझड़ के मौसम में अति सुकुमार, अति सुकुमार से दिखने वाले तुम कौन हो। मतलब मनु जो है श्रद्धा से उनका परिचय पूछते हुए कहते हैं कि आप कौन हो जो इस नीरस में, इस पतझड़ के मौसम में एक बसंत की ऋतु के समान आए हुए, बसंत के ऋतु में जैसे हरियाली आ जाती है ना, पतझड़ के मौसम में जैसे बसंत के आने से हरियाली आ जाती है, वैसे हमारे इस जीवन में एक हरियाली की तरह आई हो, तुम कौन हो। आगे देखो, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। मतलब अब मनु श्रद्धा से कहते हैं, क्या कहते हैं देखो, घन, घन का मतलब होता है बादल, तिमिर, तिमिर का मतलब अंधकार में, चपला, चपला का मतलब बिजली की रेख, रेखा के समान, और तपन, तपन का मतलब गर्मी या तप में, शीतल ठंडे मंद मतलब धीरे धीरे बयार वायु की तरह तुम कौन हो। मतलब वो कहती है घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, मतलब अंधकार भरे बादल में एक बिजली के समान आई और इस गर्मी में एक ठंडे, एक शीतल मंद हवा की तरह आई हो, तुम कौन हो भाई, आप हो कौन। आगे देखो, फिर श्रद्धा जी कहती हैं, श्रद्धा जी जो है उनकी जिज्ञासा को मिटाते हुए कहती हैं, फिर लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। मतलब लगा कहने, कहने लगा आगंतुक, आगंतुक का मतलब होता है आया हुआ व्यक्ति, व्यक्ति मिटाता, मिटाता हुआ उत्कंठा, उत्कंठा का मतलब होता है जिज्ञासा, ठीक है, उत्कंठा मतलब जिज्ञासा, ठीक है, या उत्सुकता को सविशेष, विशेष रूप से। फिर जो है अब श्रद्धा जो है वो मनु के उत्कंठा को, उनकी जिज्ञासा को मिटाते हुए विशेष रूप से वो बोलती हैं। और जब वो बोलती है तो कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। मतलब दे रहा हो, ऐसा लग रहा है कि दे रहा हो कोकिल सानंद, कोकिल के जैसा, कोयल के जैसा आनंद, और सुमन, सुमन का मतलब होता है पुष्प को ज्यो ज्यो मधुमय संदेश, इस बसंत ऋतु के आने का संदेश दे रहा हो। तो जब श्रद्धा जी बोलती है ना उत्कंठा को मिटाते हुए, आकांक्षा को मिटाते हुए, तो ऐसा लग रहा है ना कि कोई कोयल सा आनंद दे रहा हो और पुष्प जो है वो बसंत के आने का मधुमय संदेश दे रहे हो, ऐसा लगता है। देखो भाई जो मुझे आता है वो मैंने बता दिया, बाकी आप बुक से पढ़िएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। मतलब भैया शीर्षक का नाम है श्रद्धा मनु, कवि का नाम है क्या, जयशंकर प्रसाद। यहां पे श्रद्धा और मनु जी की बात चल रही है बेटा। चलो दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। इसका व्याख्या करना है, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, ठीक है, इसकी व्याख्या कर देंगे। अभी तीसरा, आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है, तो आगंतुक व्यक्ति से श्रद्धा की ओर संकेत किया गया, श्रद्धा जी को आगंतुक व्यक्ति बताया गया है। चौथा, पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है भैया, इस पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है, तो यहां पे श्रद्धा द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है। मनु जी जो है बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि आखिर आप हो कौन, तो पद्यांश में श्रद्धा द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। पांचवा, पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है, तो पद्यांश में श्रद्धा और मनु के बीच संवाद हो रहा है, दोनों के बीच बात हो रही है। देखो इसमें होता क्या है, पद्यांश में आप अगर हिंदी मीनिंग जानते हो ना तो इसका आंसर आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा बेटा।
चलो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जब भी आंसर लिखेंगे ना, पहले लिखेंगे कौन हो तुम डॉट डॉट करके मधुमेह संदेश। इसको लिखना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। तो चलो लिखते हैं भैया, कौन हो तुम डॉट 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 करके मधुमेह संदेश। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो हम लिखेंगे संदर्भ। वैसे ही प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से अवतरित है। तो ये कवि का नाम, ये हमारे पाठ का नाम, और 2 नंबर बेटा आपके नाम, अगर ऐसे लिखकर आओगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। किसकी करनी है? ये जो 2 लाइन है, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, इसकी आपको व्याख्या करनी है बेटा। बहुत इजी है, अगर आप मीनिंग जानते हो बहुत इजी हो जाएगा। देखो दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे मनु श्रद्धा से उसका परिचय जानने हेतु प्रश्न करते हुए कहते हैं कि मेरे इस अत्यंत निराशापूर्ण और अंधकारपूर्ण जीवन में काले बादलों के बीच बिजली की रेखा के समान और वेदना एवं व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद गति से चलने वाले पवन के समान तुम कौन हो। ठीक है, बस यही लिख देना बेटा, हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे ले लो, फटाफट ले लो अगर स्क्रीनशॉट चाहो तो। ठीक है, चलो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे। 2-2 नंबर हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो, खुल जा भाई। चलो, आगंतुक व्यक्ति से, देखो आगंतुक व्यक्ति शब्दों के माध्यम से श्रद्धा की ओर संकेत किया गया है, मतलब श्रद्धा जी को आगंतुक व्यक्ति बताया गया है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, अभी मैंने बताया। देखो भाई खुल नहीं रहा है, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, बोर्ड है। ठीक है, पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है? इस पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है? तो अभी मैंने आंसर इसका बताया था। देखो पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है बेटा। 2 नंबर यहां पे भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो क्वेश्चन आपका क्या है, वही क्वेश्चन कि पद्यांश में किसके बीच संवाद चल रहा है। तो देखो ये पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद चल रहा है? तो यहां पे श्रद्धा और मनु जी के बीच संवाद चल रहा है। तो ये देखो इसका आंसर, पद्यांश में मनु और श्रद्धा के बीच संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है। तो भैया ये 5 क्वेश्चन का आंसर 2-2 नंबर का, और ये 10 नंबर भी आपके नाम हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया बेटा, इसको ये भी हो गया। चलो अब हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न गद्यांश पद्यांश 30 नंबर के क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए हैं, लेकिन मैं कहता रहता हूं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब हम चलते हैं साहित्यिक परिचय पे। साहित्यिक परिचय में मैंने एक ऐसे लेखक का साहित्यिक परिचय लिया है ना, जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार आते हैं। इनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 5 नंबर आपका कंप्लीट करवाएंगे। मैं आपको कुछ लेखकों के जीवन परिचय को मैंने बताया था कि इनका पढ़ लीजिएगा, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोजी सुंदर रेड्डी। इन तीनों का आप जरूर पढ़ लेना। अब देखो, जब भी इनका साहित्यिक परिचय लिखना हो ना, सबसे पहले एक छोटा सा आपको जीवन परिचय लिखना है। चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप ऐसे बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हैं, 2 तरीके हैं, बट हम ऐसे बताएंगे। फिर आपका मेन हेडिंग रहेगा साहित्यिक परिचय, जो कि आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना है। देखो मैंने यहां तक लिखा है, उसके बाद में रचनाएं आपको लिखनी है। तो सबसे पहले जीवन परिचय लिखिए। देखो जीवन परिचय में हम लिखते हैं इनका जन्म, जन्म स्थान, शिक्षा दीक्षा, मृत्यु। तो देखो जन्म, जीवन परिचय देख लो। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। मतलब कब और कहां इनका जन्म हुआ ये पहले आपको लिखना है। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। बस इतना सा आपको लिखना है भैया जीवन परिचय में। ठीक है, चलो अब साहित्यिक परिचय की बात कर लेते हैं। ये मेन हेडिंग है, मतलब इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है ना, इसको हम लिखते हैं साहित्यिक परिचय में। देखो, और जो इनाम पुरस्कार मिले होंगे वो भी लिखना होगा। देखो ध्यान से पढ़ो इसको।
हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। मतलब इतनी सारी क्वालिटीज थी हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। नोट कर लीजिए खटाखट। आगे देखिए क्या है भैया। अब देखिए इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन भी किया। तो भैया ये आपका हो गया साहित्यिक परिचय। थोड़ा सा और है, इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। मतलब इनको डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक 3 पुरस्कार इनको मिले। बस हो गया। 3 नंबर आपको साहित्यिक परिचय का ऐसे दे दिया जाएगा। 2 नंबर रचनाओं का होता है, तो रचनाएं देख लो। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, जैसे निबंध संग्रह। ऐसे हेडिंग डाल डाल के प्यारा सा लिखिएगा। निबंध संग्रह में इनका अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और तर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, ये इनकी निबंध की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड आते हैं। आलोचना साहित्य में सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ये आलोचना वाली रचनाएं हैं। इतिहास में इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, इतिहास की रचनाएं। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ये उपन्यास की रचनाएं हैं। संपादन में अगर देखा जाए तो नाथ सिद्धों की वानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक, ये सब संपादन की रचनाएं हैं। और फाइनली अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर और संदेश रासक, ये सब जो है इनकी अनुदित रचनाएं हैं। तो ये इतनी सारी रचनाएं इन्होंने की बेटा, ये सब लिख देना, आपको पूरे 5 में 5 मिलेंगे। ऐसे 5 आउट ऑफ 5। चलो बेटा अब कवियों का साहित्यिक परिचय देखते हैं। 5 नंबर का देख लो। देखो मैथिली शरण गुप्त जी को मैंने लिया है, बहुत फेमस कवि हैं। कैकेयी का अनुताप चैप्टर इन्होंने हमारे 12th में लिखा है। तो देखो फिर वही प्रोसेस, सबसे पहले जीवन परिचय लिखो बेटा। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को मां भारती का ये महान साधक पंचत्व में विलीन हो गया। बेटा ये हो गया जीवन परिचय। साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल दो, ऐसे लिख दो, गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। मतलब राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। मतलब जो पहले असहयोग आंदोलन हुआ था ना, उसमें भी इन्होंने भाग लिया और इसके लिए इनको जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। मतलब इतने सारे इनको पुरस्कार मिले और ऐसे इनको जो है किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अब रचनाएं देख लो। रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं निम्न हैं। जैसे मौलिक रचनाओं में 2 प्रकार की इन्होंने रचनाएं की। एक मौलिक रचनाएं जो हैं भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस आदि, ये इनकी मौलिक रचनाएं हैं। देखो भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस आदि इनकी मौलिक रचनाएं हैं। अनुदित रचनाओं की बात करें तो मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, प्लासी का युद्ध आदि ये सब इनकी अनुदित रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये इनकी स्टूडेंट रचनाएं हो गई। समझ में आ गया बेटा। तो ये हो गया कवि का साहित्यिक परिचय। 5 आउट ऑफ 5 ये भी आपको दिलाएंगे।
चलो अब हम कहानी पे चलते हैं। देखो कवियों में भी मैं बता देता हूं कौन कौन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा जी, इतना पढ़ लेना। अब चलते हैं कहानी पे। कहानी में बच्चों आपके टोटल 3 कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचलाइट, बहादुर और ध्रुव यात्रा। अगर इन 3 कहानी का आप सारांश और उद्देश्य पढ़ लेते हो ना, 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। वैसे बहादुर कहानी का उद्देश्य आज हम पढ़ने जा रहे हैं, चलो देखते हैं भैया। देखो आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद की कहानी को अक्षुण्ण रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणी है, मतलब इसको अमरकांत जी ने लिखा है बहादुर कहानी को। इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग कर दीजिएगा, मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। मतलब इनकी कहानियों में जो मिडिल क्लास वाले हैं और जो लोअर क्लास वाले हैं ना, उनकी पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। मतलब इनकी जो बहादुर कहानी है ना, ये एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के एक पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। बस इतना आपको लिखना होता है बहादुर कहानी के उद्देश्य में। लेकिन और भी है, देखो यहां पे और भी है। देखो उद्देश्य पूछा जा रहा है, सारांश नहीं पूछा जा रहा है कि हमें कहानी का मेन पॉइंट लिखना है, यहाँ पे उद्देश्य लिखना है, आखिर इसका पर्पस क्या है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। यही लेखक का मेन उद्देश्य है। बेटा बस हो गया, कहानी भी हो चुकी है। अब हम खंड खा पे तो आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो हमारा 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का जीवन परिचय, 5 नंबर की कहानी, 45 हो गया। 5 नंबर का आता है आपका खंड काव्य। देखो भैया जो खंड काव्य होता है ना, ये जिला वाइज होता है। जैसे हम यूपी से हैं तो सारे टॉपिक तो सेम है, लेकिन खंड काव्य अलग होता है। किसी में रश्मि रथी होगा, किसी में त्यागपति, किसी में श्रवण कुमार, किसी में आलोक वृत्त, किसी में मुक्ति यज्ञ। आप किस जिले से हो और आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट करके हमें बता देना, हम पढ़ा देंगे मेरे भाई। तो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे, तभी तो मैं पढ़ाऊंगा। चलो खंड का हमारा फाइनल हो चुका है, मतलब जो हमारा 50 नंबर का पेपर था ना, वो फिनिश हो चुका है। आधा हमने पढ़ा है, अभी तो आधा बाकी है भैया। चलो अब चलते हैं खंड खा पे। देखिए हमारा खंड खा क्या है, अगला क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से हमारा स्टार्ट होता है खंड खा। बेटा खंड खा भी 50 नंबर का होता है, बराबर के हकदार हैं दोनों। चलो इसमें सबसे पहले संस्कृत आता है। संस्कृत का गद्यांश आएगा ये 7 नंबर का। उसके बाद में संस्कृत का पद्यांश या श्लोक रहेगा 7 नंबर का। उसके बाद हिंदी व्याकरण का पोर्शन रहेगा। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। देखो इसमें करना क्या होगा, ध्यान से समझो। ये आपको संस्कृत का एक गद्यांश दे दिया गया है। संस्कृत भाषा या महत्वम चैप्टर का ये गद्यांश है। और इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ इसका संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी अनुवाद लिखना है, बस 7 नंबर आपको मिल गया। संदर्भ में लिखना है ये किस पार्ट से लिया गया और हिंदी अनुवाद कर दो, 7 नंबर कंप्लीट। देखो गद्यांश के लिए, संस्कृत गद्यांश के लिए आपको मैं कुछ चैप्टर बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे संस्कृत भाषा या महत्वम है, पंचशील सिद्धांत, महामना मालवीय और जातक कथा। ये 4 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो ना, आपका संस्कृत गद्यांश फाइनल है। चलो देखते हैं भैया, देखते हैं। इसका पहले हम हिंदी मीनिंग निकालेंगे, बाद में इसको लिखना कैसे वो हम बताएंगे, ठीक है। चलो
देखो, धन्य वयम भारत देशा, धन्य है वो भारत देश, यत्र जहां समुल्लस्यत मतलब सुशोभित होती है, जनमानस पावनी मतलब लोगों के मनों को प्रसन्न करने वाली, भव्य भावोद्भावनी भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसौनी शब्द राशि को जन्म देने वाली, सुर भारती मतलब संस्कृत भाषा सुशोभित है। मतलब धन्य है वो भारत देश जहां लोगों के मन को प्रसन्न करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमानेषु विद्यमान, निखिलेष्वपि उपस्थित, वाग्डयेषु मतलब साहित्यों में, अस्य इसका, वाग्डयम साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम सुसंपन्न, चावर्तते है मतलब विद्यमान, वर्तमान में विद्यमान सभी साहित्यों में इसका जो साहित्य है ना वो सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है, संस्कृत का साहित्य। ठीक है, देखो इयमेव भाषा, ये भाषा संस्कृत नामनापि, संस्कृत के नाम से लोके विश्व में प्रथिता अस्ति जानी जाती है। ये भाषा विश्व में संस्कृत के नाम से जानी जाती है। संस्कृत हमारे देवों की वाणी है ऐसा कहा जाता है। अस्माकम रामायण, हमारा रामायण, महाभारत, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वा उपनिषदा, सभी उपनिषद, अष्टदश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि चा और अन्य, महाकाव्य, महाकाव्य, नाट्यादीन नाटक, अस्यामेव इसी भाषायाम, भाषा में लिखितान संत लिखे गए हैं। मतलब हमारा रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्य चा जो महान महाकाव्य नाटक है ना वो इसी भाषा में लिखे गए हैं। यमेव भाषा, ये भाषा सर्वा सामार्य भाषाराम यानी कि सभी आर्य भाषाओं की जननीत जननी मान्यते मानी जाती है, भाषा तत्व विद्धि यानी कि भाषा विज्ञानियों द्वारा। तो ये भाषा विज्ञानियों के द्वारा ये भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृतस्य, संस्कृत का गौरव बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, बहुत प्रकार के ज्ञान का होना, व्यापकत्वम और इसकी व्यापकता, नाचा कश्यप वो किसी के दृष्टर विषयत छिपी नहीं है। मतलब संस्कृत का गौरव, उसमें बहुत प्रकार के ज्ञान का होना और इसकी व्यापकता किसी के दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को दृष्ट पथमानीय ध्यान में रखते हुए सम्य गुप्ताचार्य परवरेण यानी कि आचार्य दंडी जी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम, संस्कृत नाम दैवी, नाम को दैवी देवों की वागन वाख्याता उनकी वाणी कहा गया है, महर्षिभियों द्वारा। मतलब संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य दंडी जी ने ठीक ही कहा है कि संस्कृत जो है वो देवियों की वाणी है, वो देवताओं की वाणी है। ठीक है, चलो भैया आप संदर्भ देखते हैं। देखो जब इसका संदर्भ लिखेंगे ना वही सेम प्रोसेस, फर्स्ट वर्ड धन्यवयम, लास्ट वर्ड महर्षि भी। देखो ऐसे लिख देंगे धन्यवयम डॉट 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 वागन्य वाख्याता महर्षि भी। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, ये किस पाठ का है। तो देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। ये संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से अवतरित है, बस इतना लिख दो भैया। ऐसे संदर्भ लिखना है। कोई दूसरा चैप्टर आता है तो आप चैप्टर का नाम चेंज कर देना, बाकी सेम कर देना। दूसरा अनुवाद देख लो, हिंदी अनुवाद जो मैंने बताया। देखो ये भारत देश धन्य है जहां मनुष्य के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाली देववाड़ी संस्कृत सुशोभित है। वर्तमान काल में विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसमृद्ध है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। आगे और भी है। भाषा विज्ञानियों ने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी माना है। संस्कृत का गौरव, उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर ही आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है, संस्कृत को महर्षियों ने दिव्य वाणी यानी कि देवताओं की वाणी या देवताओं की भाषा कहा है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे देता हूं। ये देखो इसको नोट करो
और इसको नोट करो। अब हम चलेंगे अपने संस्कृत पद्यांश पे, जो हमारा 100% फिक्स टॉपिक होता है। देखो संस्कृत पद्यांश 7 नंबर का आता है और आपके संस्कृत में एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, उसी चैप्टर से पद्यांश आते हैं, एक ना एक जरूर आता है। उस पूरे चैप्टर के श्लोक को पढ़ दो, बाकी 1-2 चैप्टर है जिसमें एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लेना भाई, काम हो जाएगा। चलो पढ़ते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादनम वर्जेता दृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। मतलब ये सुभाषित रत्नान का ही हमारा है। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है, फिर आपको अनुवाद हिंदी में लिख देना है बस। तो देखो परोक्षे कार्य हंतारम मतलब जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो, प्रत्यक्षे प्रियवादनम और सामने मीठा बोलने वाला हो, वर्जेता दृशम मित्रम उस मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे विष कुंभम पयोमुखम मतलब विष से भरे घड़े को त्याग देते हैं जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो। मतलब जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो और सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार त्याग दो जैसे विष से भरे घड़े को त्याग देते हैं जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा होता है। तो ऐसे लिख दो परोक्षे कार्य हंतारम डॉट 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 करके पयोमुखम। अब पहले संदर्भ लिखो। देखो प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। बस यही हो गया आपका संदर्भ। चलो इसका हिंदी अनुवाद देख लो बेटा। ये देखो अनुवाद, दूसरा हमारा अनुवाद हो गया। दूसरा लिखना या ना लिखना कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, हो गया ये भैया। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब हम हिंदी व्याकरण वाले पोर्शन पे चलते हैं। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले 2 नंबर का आएगा मुहावरे एवं लोकोक्तियां। सबसे पहला हमारा मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। यही इतना आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, बाकी आपको करना होगा, इसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तो देखो अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना, ये आपको लिखना है। फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डाल के लिख देना, आजकल नेता लोग वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। बस ऐसे लिख देना। दूसरा देखो ईद का चांद होना मतलब अधिक दिनों में दिखाई देना। वाक्य प्रयोग देख लो भैया, भाई विपिन जब से तुम इंजीनियर बने हो ईद का चांद हो गए हो। मतलब ये क्वेश्चन आपका इस वाक्य में आना चाहिए, तभी वाक्य प्रयोग को बिल्कुल सही माना जाएगा। तो नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो अब चलते हैं आपठित गद्यांश पे। आपठित गद्यांश में क्या होगा, बेसिकली ये 5 नंबर का आता है। इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया, जैसे यहां से लेकर, हाँ ये पूरा गद्यांश इधर दे दिया गया इस साइड में। देखो ये गद्यांश दिया गया, इधर आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन मान लीजिए 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, और ये तीनों क्वेश्चन का आंसर गद्यांश में ही मिलेगा। ठीक है, चलो पहले इसको पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, फिर लिखते हैं। चलो, यह सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों की अपनी अनेक शारीरिक व्याधियां सिर उठा लेती हैं, परंतु यह उनकी वास्तविक समस्या नहीं है। उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। ये मान लिया जाता है कि यह व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, चाहे वो स्वस्थ ही क्यों ना हो। जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वो सामाजिक रूप से भी अनुपयोगी मान लिया जाता है। वो समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। क्वेश्चन क्या है, वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है? तो देखो बेटा, वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या, उसकी वास्तविक समस्या मानसिक है। बस यही लिख दो, वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या मानसिक है। वरिष्ठ नागरिक सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिए जाते हैं? तो वो क्यों मान लिए जाएंगे सामाजिक रूप से अनुपयोगी? क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वो सामाजिक रूप से भी अनुपयोगी मान लिया जाता है। जैसे किसी के चाचा हैं, आपके चाचा हैं, अभी वो यंग हैं तो पैसे कमा रहे हैं, तो लोग, घर वाले खूब प्यार करते हैं, अरे भैया बहुत अच्छे हैं। जैसे ही उनको कोई प्रॉब्लम हुआ या वो पैसे कमा नहीं पाएंगे ना, लोग उनको फालतू मान लेंगे, यार तू फालतू बैठा रहता है, तू कुछ नहीं करता, बस खाली खाता रहता है। तो जब तक आर्थिक उपयोगिता में कमी नहीं आती है तब तक वो अच्छा रहता है, जैसे ही कमी आती है वो फालतू मान लिए जाते हैं। यही सबसे बड़ी कमी है।
तीसरा देख लो, वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है, तो देखो यहां पे लिखा है, वो समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसी मानसिक पीड़ा होती है। मतलब जब व्यक्ति कमा रहा था, अब बेचारा नहीं कमा रहा है ना, तो उसको लोग फालतू, नजरों में बोझ, ये सब मान लेते हैं, अनुपयोगी ना, तो उसको पीड़ा होती है कि ऐसा क्यों मान रहे हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो यही पहले ऐसे लिखेंगे, ये है सत्य है, डॉट 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 करके पीड़ा होती है, जैसे गद्यांश में हम करते थे वैसे इसमें भी करेंगे। देखो ध्यान से, ये रहा आपका, आजा, ये देखो भाई, ये है सत्य है, डॉट 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 करके पीड़ा होती है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है, तो देखो वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या मानसिक है, बस ये लिख देना। दूसरा क्वेश्चन हमारा था वरिष्ठ नागरिक सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिए जाते हैं, तो जैसे ही वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। तीसरा देख लो बेटा, वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है, तो वरिष्ठ नागरिक को समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। तो बेटा आपका 1 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 5 नंबर ये आपके नाम हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल मत लेना। अरे कहां पड़े हो चक्कर में भाई, कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ मेहनत करो। चलो अगला टॉपिक, शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब होता है दो शब्दों का जोड़ा। 2 नंबर का ये रहेगा। मतलब आपको करना क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है पुरुष परुष, इसका सही अर्थ क्या होगा वो आपको लिखना है। जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। तो फर्स्ट है नर और नारी, सेकंड है आदमी और फरसा, थर्ड है पुरुष और पैसा, फोर्थ है आदमी और कठोर। तो भैया इसका राइट आंसर होगा, अब इसका राइट आंसर तो आप ही लोग बताएंगे, नहीं हम बता देते हैं। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, पुरुष का मतलब आदमी, परुष का मतलब कठोर, बस हो गया। दूसरा ग्रह है ग्रह, इस ग्रह का मतलब घर और इसका मतलब नक्षत्र, सिंपल सा है। तो घर और नक्षत्र, घर और गृहस्थी, गिरोह और घर, और गांव और घर। भैया ग्रह का मतलब होता है घर और ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मतलब इसमें आपको सही ऑप्शन चूज करके लिखना होता है, बाकी कुछ नहीं करना। चलो बेटा अगला टॉपिक देख लो। अनेकार्थी शब्द का मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे अंबर, अंबर को हम आकाश और वस्त्र के नाम से जानते हैं। कर, कर को हम ओला, हाथ, टैक्स, किरण, कार्य करने का आदेश, हाथी की सूंड, इन नामों से जानते हैं। आपको 2 ही लिखना होता है, वहां पे मैंने 4-5 बता दिया। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 2 नंबर का आता है। जैसे फर्स्ट है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, इंद्रियवान, विजेता, जितेंद्रिय या संत। भैया जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्रिय होता है। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा, जीवित रहने की उत्कट इच्छा, उसको क्या बोलते हैं, जिजीविषा, जीवन, जीवनी शक्ति या महत्वाकांक्षा। भैया इसको हम लोग बोलते हैं, कहां गया भाई, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, जिजीविषा। जीवित रहने की उत्कट इच्छा जो होती है ना, उसको हम लोग जिजीविषा बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग। वाक्य संशोधन, संशोधन का मतलब क्या होता है, संशोधन का मतलब सही करके लिखना। तो वाक्य में गलती होगी उसको सही करके लिखना होता है। जैसे देखो वाक्य संशोधन 2 नंबर का आता है। जैसे फर्स्ट है, मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूं, यही क्वेश्चन आएगा। आपको सही करके कैसे लिखना है, मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूं, अनेकों को अनेक कर देना बस। दूसरा, सीता ने पुस्तक लिखा, नहीं बेटा सीता लड़की है तो सीता ने पुस्तक लिखी, ये गलत है, ये सही है। ऐसे गलत दिया जाएगा, सही करके आपको लिखना होगा, गलत सही कम करना होगा। चलो अब चलते हैं अपने रस छंद अलंकार पे। बेटा देखो रस छंद अलंकार दोनों मिलाकर 6 नंबर के आते हैं, जिसमें रस होगा 2 नंबर का, छंद होगा 2 नंबर का, अलंकार होगा 2 नंबर का, 6 नंबर। और मैंने तीनों को एक ही वीडियो में बता रखा, जितना रस होता है, जितना छंद, जितना अलंकार, तीनों को मैंने एक वीडियो में बता रखा। चुपके से मैं बता रहा हूं, 6 नंबर कंप्लीट करना है, 15 से 20 मिनट का वीडियो जाकर देख लो, यूट्यूब पर सर्च कर लो रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिलेगा, जाकर देख लो, 6 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली मैं यहाँ पे एक एक तीनों का बताऊंगा, वहां पे मैंने सारे बता रखे हैं। आपके हाथ में है कि आप 6 नंबर कंप्लीट करना है कि नहीं करना। चलो हास्य रस को मैंने लिया है, 2 नंबर का आता है। तो पहले आपको परिभाषा और उदाहरण 2 चीजें इसमें लिखनी होती है। तो देखो
हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। मतलब हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, और जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है ना तो हास्य रस कहलाता है। उदाहरण देख लो, जैसे नानावान नाना वेशा विहसे शिव समास निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहुपद बाहु। ये शिव भगवान जो हमारे शंकर भगवान जी है ना, उनकी शादी हो रही थी। अब उनका हुलिया देखकर जो बारात जो घर वाले हैं ना, लड़की वाले वहां पे सोच रहे थे भाई ये सांप वाप लटकाए हैं, ये कैसा हुलिया बनाए हैं, दूल्हा कैसा है। तो वही की ये लाइन है, थोड़ा हास्यमय लाइन है, तो हास्य रस का बिल्कुल सही उदाहरण है। वैसे अगर आपने कोई और उदाहरण याद कर रखा है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी लिख सकते हो। छंद में देखो, मैंने दोहा ले रखा है, छंद में 2 नंबर का ये भी आता है, उसमें मैंने सारा बता रखा है। देखो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। चलो उदाहरण देख लो, जैसे मात्राएं गिनना भी बताना होगा। जैसे देखो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरिद्युत होई। ये आपका उदाहरण है। चलो मेरी मां के ऊपर ए है तो 2 इसका होगा, रा पर बड़ी का है 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11 2 13। देखो पहले चरण में 13 हो गई। देखो इसमें जा परा का मात्रा है 2, ये अकेले सिंगल है 1 1 2 1 3 1 4 2 6 2 8 और 2 10 1 11 2 13, इसमें भी हो गया। अब दूसरे और चौथे में 11 11 होगा। देखो 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 और यहाँ पे 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11। ठीक है, ये जो होई है ना इसको छोटी ही कर दीजिएगा, होई। ठीक है, तो इस तरह से आपको मात्राएं गिनना है। कोई दूसरा आपने याद कर रखा है तो बेसिकली आप उसको भी लिख सकते हो। तो ये दोहा का एग्जाम्पल हो गया, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होई। अब ये मात्राएं गिनना भी मैंने सिखा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑफकोर्स। चलो बेटा अलंकार पे चलते हैं। देखो मैंने अभी यहाँ पे एक एक बताया है ना, आगे चलकर मैं आपको बहुत सारे बताने वाला हूं, और मैंने सारा रसछंद अलंकार एक वीडियो में बता रखा है, वो भी मैंने बताया। चलो उपमा अलंकार, अलंकार में मैंने उपमा अलंकार को ले रखा है। देख लो बेसिकली ये होता क्या है। देखो, जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण आकृति स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। मतलब जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण आकृति स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए ना, वहां पे उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देख लो बेटा, हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरि जी के जो पैर हैं वो कमल के समान कोमल हैं। तो स्पष्टीकरण लिख देना। देखो उपमेय जो है इसमें हरिपद होगा, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। तो हरि जी के पैर की तुलना की जा रही है, ये उपमेय होगा। उपमान क्या होगा? कमल, जिससे तुलना की जाए उपमान होगा, तो उसकी तुलना कमल से की जा रही है तो कमल उपमान है। साधारण धर्म जो होगा ये कोमल होगा, जो उसकी विशेषता है ना कोमल है, वाचक शब्द से होगा। बस हो गया, ऐसे लिख दोगे, स्पष्टीकरण लिख दोगे, 2 नंबर आपके नाम हो जाएगा बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चलो, हम बढ़ने के लिए ही आगे बढ़े हैं, कुछ बड़ा करने के लिए ही हैं। अब आता है बेटा पत्र लेखन की बात करते हैं। पत्र लेखन ये बेसिकली आता है 6 नंबर का, और हमने एक पत्र यहां पे ले रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में कंप्लीट करवाने वाला हूं। वैसे अगर आपको सारे पत्र चाहिए ना तो आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लो भाई। चलो हम देखते हैं अपने पत्र को। देखो, बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखो। मतलब संक्रामक रोग लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में, ठीक है, सेवा में मैंने लिखा। फिर आप लिखिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा। देखो हम गोंडा से हैं तो मैंने गोंडा लिख दिया, आप जहां से हैं वो लिख सकते हैं। तो पहले सेवा में लिखो, फिर आप किसको पत्र लिख रहे हो? हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं। कहां के हैं? गोंडा। बस हो गया। विषय क्या है भैया? आपका सब्जेक्ट क्या है? किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हो? तो हम लिख रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सरकारी अस्पताल में
दवाइयों का अभाव है, संक्रामक बीमारियों की दवाइयों की कमी है और इसी कमी के कारण संक्रामक रोग बढ़ता जा रहा है, तो इसी के लिए हम पत्र लिख रहे हैं। महोदय लिख दो भाई और अपना पूरा दुख कथा सुनाओ। देखो, मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू ज्वर, मलेरिया, टीबी तथा पीत ज्वर जैसे संक्रामक रोग अपनी चरम बिंदु पर हैं। आगे देख लो बेटा, इस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, लेकिन आवश्यक दवाइयों के अभाव में डॉक्टर उचित इलाज नहीं कर पा रहे हैं। वही डॉक्टरों द्वारा पीड़ितों को इलाज हेतु बाहर से लिखी जा रही दवाइयां इतने ऊंचे मूल्य पर मिल रही हैं जो आम जन की पहुंच से बाहर है। इस कारण पीड़ितों की संख्या में कमी नहीं आ पा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज समय पर मिल सके और समय रहते स्वास्थ्य लाभ उठा सके। धन्यवाद सहित दिनांक डाल देना और यहां पे भौदिये लिखकर काखागा लिख देना। मेरे कहने का मतलब है बेटा, ये देखो, पहले आपको लिखना है सेवा में, फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनको लिखना है मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा, फिर विषय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव, विषय बहुत जरूरी है लिखना, फिर महोदय लिखो और अपनी प्रॉब्लम को पूरा यहां पे एक्सप्लेन करो। लास्ट में उनसे अनुरोध करो, अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज मिल सके और समय रहते स्वास्थ्य लाभ उठा सके। धन्यवाद दे दीजिए, दिनांक लिख दीजिए और भौदिये लिखकर काखागा लिख दीजिए। काम हो गया। तो 18 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, अपने निबंध पर बच्चों, निबंध लेखन पर, जो लास्ट टॉपिक होगा और उसी के बाद हमारा ये क्लास फिनिश हो जाएगा। चलिए भैया निबंध देखते हैं कैसे लिखते हैं, निबंध में क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, निबंध जो है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का पूछा जाता है और आज हम लिखेंगे भ्रष्टाचार कारण और निवारण पर निबंध। भ्रष्टाचार जो करप्शन है उस पर आज हम निबंध लिखेंगे। निबंध में हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको लिखना होता है रूपरेखा। रूपरेखा में आप वो लिखेंगे जो आप निबंध में हेडिंग डालेंगे। जैसे फर्स्ट है प्रस्तावना, दूसरा है भ्रष्टाचार का अर्थ, तीसरा है भ्रष्टाचार के कारण, चौथा है सरकारी न्याय तंत्र में शिथिलता, पांचवा है प्रशासन में भ्रष्टाचार, छठवां है भ्रष्टाचार का समाधान और सातवां है उपसंहार। ये आपको हेडिंग लिखना होता है रूपरेखा में। प्रस्तावना और उपसंहार आपका हेडिंग जरूर होना चाहिए, चाहे आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं। चलो सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार है क्या। देखो, भ्रष्टाचार देश की संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग है। भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण, अर्थात नैतिकता और कानून के विरुद्ध आचरण। जब व्यक्ति को ना तो अंदर की लज्जा या धर्माधर्म का ज्ञान रहता है और ना बाहर का डर रहता है, तो वो संसार में जघन्य से जघन्य पाप कर सकता है, अपने देश, जाति व समाज को बड़ी से बड़ी हानि पहुंचा सकता है और मानवता को भी कलंकित कर सकता है। दुर्भाग्य से आज भारत इस भ्रष्टाचारी सहस्त्रों मुख्य वाले दानों के जबड़े में फंसकर तेजी से विनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। ये प्रस्तावना हो गया बेटा। देखो मैं पढ़ते हुए चल रहा हूं, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है ये देख लो। भ्रष्टाचार शब्द भ्रष्ट एवं आचरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। भ्रष्ट का अर्थ है बिगड़ा हुआ तथा आचार का अर्थ है आचरण या व्यवहार। इस प्रकार भ्रष्टाचार का अर्थ हुआ भ्रष्ट आचरण या बिगड़ा हुआ व्यवहार। समाज में विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्ति से जिस निष्ठा एवं ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है उसका ना होना ही भ्रष्टाचार है। मोटे तौर पर घूस लेना, पक्षपात करना, सार्वजनिक धन एवं संपत्ति का दुरुपयोग करना तथा स्वेच्छानुसार किसी को भी नियम विरुद्ध लाभ या हानि पहुंचाना आदि भ्रष्टाचार कहलाते हैं। अगला हेडिंग हमारा है भ्रष्टाचार के कारण क्या है। आखिर क्या कारण है कि भ्रष्टाचार फैल रहा है। देखो, भ्रष्टाचार की समस्या से छोटे बड़े सरकारी तथा गैर सरकारी सभी व्यक्ति पीड़ित हैं, इसलिए सरकारी, संस्थागत एवं व्यक्तिगत स्तर पर इसके कारणों को जानने का प्रयास किया जाना चाहिए।
प्रायः देखा गया है कि राष्ट्रीय आपदा एवं संघर्ष के अवसर पर हमारे जीवन में श्रेष्ठ मूल्यों जैसे एकता, त्याग, बलिदान इत्यादि की भावनाएं विद्यमान रहती हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के समय हमारे समाज में भी नैतिक स्तर ऊंचा था। सभी स्वार्थ एवं वर्गभेद मिटाकर देश के लिए कुछ कर गुजरने को तत्पर थे, किंतु स्वतंत्रता के बाद देश के नैतिक और चारित्रिक स्तर में गिरावट आई। उपभोग के साधनों के लिए अधिक से अधिक धन की आवश्यकता होती है। आगे देखो, इसलिए किसी भी प्रकार धन एकत्रित करना ही मनुष्य का उद्देश्य होता गया। विद्यालय और परिवार अपने सदस्यों को नैतिकता सिखाने में असमर्थ हो गए। इसी कारण देश व समाज में भ्रष्ट वातावरण व्याप्त होता गया। आगे देखो बेटा, देखिए स्टूडेंट, अगला जो हमारा हेडिंग है वो है सरकारी न्याय तंत्र में शिथिलता। देखिए इसका मतलब विभ्रष्टाचार में लिप्त होने वाले व्यक्ति को इससे रोकने में या तो नीति ज्ञान सहायक होता है या समाज का दंड विधान। ये बात सही है कि जब मनुष्य की आत्मा उचित अनुचित का निर्णय करने योग्य नहीं रहती तथा जब नीति के बंधन शिथिल हो जाते हैं तब दंड की कठोरता का डर व्यक्ति को बुराइयों से रोकता है। लेकिन हमारी न्याय पद्धति एवं न्याय व्यवस्था इतनी शिथिल है कि अपराध का निर्णय बहुत विलंब से होता है। मतलब जो लोग भ्रष्टाचारी होते हैं ना, जो करप्शन लेते हैं, उनका जो निर्णय होता है बहुत देर से मतलब उनको दंड मिलता है, क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था जो है बहुत ज्यादा शिथिल है। आगे देखिए, सरकारी स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने में शक्तिशाली विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। मतलब जो सरकारी स्तर का भ्रष्टाचार है ना, जो सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचारी होते हैं, उनको रोकने के लिए एक शक्तिशाली विपक्ष जो है वो कारगर साबित हो सकता है। जैसे आज सरकार है बीजेपी की, अब जो कांग्रेस वाले हैं ना, उस पर उस मुद्दे को उठाकर वो लोग जो है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमने लोकतंत्र की स्थापना तो कर ली, किंतु अभी तक सशक्त एवं रचनात्मक विपक्ष की महत्व को नहीं समझ पाए। विपक्ष चाहे तो वो सरकार के मनमाने आचरण पर अंकुश लगा सकता है। अगर विपक्ष वाले चाहें तो सरकार का जो मनमाना आचरण है ना, उस पर वो अंकुश लगा सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा और ये सब जो है ना उसी के लिए। पांचवा देखिए, प्रशासन में भ्रष्टाचार। देखो जो आपने रूपरेखा में लिखा था ना एक एक हेडिंग, वही हेडिंग यहां पे डालना है बेटा, ये ध्यान रखना। तो देखो, भारत में बहुदलीय लोकतंत्रीय राज्य व्यवस्था है। अनेक राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल हर बार चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए प्रचुर साधनों एवं धन की आवश्यकता होती है। यह धन दलों को चंदा द्वारा प्राप्त होता है। चुनावों के लिए चंदा देकर बड़े बड़े पूंजीपति किसी दल की सरकार बनने पर उससे अनुचित लाभ उठाते हैं। वे पर्याप्त धन चंदे में इसलिए देते हैं ताकि चंदे में दी गई संपत्ति के बदले वो लाभ उठा सकें। मतलब वो चंदा देते हैं, उसको नेता बना देंगे, बाद में उसी का वो लाभ उठाएंगे। लास्ट वाला जो हेडिंग रहेगा, इसमें रहेगा उपसंहार। शायद यहां पे प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन यहां पे आपको लास्ट हेडिंग डालना है उपसंहार, और उसमें लिखना है कि भ्रष्टाचार को कैसे रोकें, क्या होता है, ये सब हमें उपसंहार में लिखना होता है। लास्ट वाला हेडिंग आपका यही रहेगा, तो वो आप लोग खुद से लिख लेना, या मैं आपको अलग से भी इस निबंध को बता दूंगा, वहां पे मैं लिखकर बता दूंगा, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे 100 नंबर के हिंदी का जो पेपर था, पूरे 100 नंबर के टॉपिक को मैंने इस वीडियो में बताया। 1 घंटे से ज्यादा की क्लास ये हो चुकी है, लेकिन जो खंड का था और खंड खा जो था, इन दोनों को मैंने एक वीडियो में पढ़ा दिया। टाइम भले ही लग गया, लेकिन क्लास बहुत स्पेशल था। तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।